So, Jai Hind everyone. Welcome back to the current affairs classes. Today we have near about 11 topic to discuss. The first topic जो हम लोग discuss करेंगे that is the Supreme Court find the discrepancies in the Delhi लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्जन ऑफ द ट्री फेलिंग। यहाँ पे ये था कि अभी दिल्ली में कई जगहों पे पेड़ कट करवा दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। जब वीसी से पूछा गया कि क्यों कट करा दिया, वो तो सेंसिटिव एरिया था, तो उन्होंने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि मतलब वहाँ नहीं करना था, मुझसे पूछा ही नहीं गया था। तो जब मैच कराया गया, जो हेड था इंफ्रास्ट्रक्चर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा हमने तो बताया था वीसी को। तो यही बहसबाजी चल रही है, दैट इज ऑल ओवर। ठीक है, then we will see that the Aadhaar not a valid paper to determine the age rules Supreme Court। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन we use this आधार, तो आधार को अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आधार ही वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जब बर्थ सर्टिफिकेट होता है या जब आपका, खासकर उसको हम सर्टिफिकेट के रूप में लेंगे, जब आप किसी स्कूल छोड़ते हैं तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है ना, जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर डिपेंडेंसी होगी। ये अभी डिस्कशन में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको यही बोला है। देन वी विल सी दैट द सुप्रीम कोर्ट सीक्स द रिप्लाई ऑन द नॉन बिलीवर प्ली। होता है ना कि राइट टू जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ, अगर मैं बिलीव करने का छूट देता हूं तो न बिलीव करने का भी छूट होना चाहिए कि मेरा मन करे, मुझे तो किसी में बिलीफ ही नहीं है। तो बिलीवर एज वेल एज नॉन बिलीवर। तो हम लोग देखते हैं कि जो पर्सनल लॉ है वो रिलीजन से रिलेटेड है। मानिए रिलीजन किसी ने छोड़ दिया हो तो उस केस में क्या होगा, वी विल उनका भी तो राइट होगा। आर्टिकल 25 बात करता है ना राइट टू रिलीजन का। तो इफ़ यू हैव द राइट टू बिलीव, यू ऑल्सो हैव द राइट टू नॉट बिलीव। तो ये दिक्कत आती है कि मानिए मैं कोई पहले धर्म विश्वास कर, अब जैसे मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम अब विश्वास करना छोड़ दिया, तो उसके बाद जो लॉ होना चाहिए पर्सनल लॉ में, वो सेक्युलर लॉ लगनी चाहिए ना, जो कॉमन लॉ है। तो वही एक मुस्लिम महिला का है कि सी वॉज मैरिड एंड सी इज़ द मुस्लिम, बट सी आफ्टर द मैरिज डाइवोर्स हुआ और उसके बाद उन्होंने बिलीव करना छोड़ दिया है। तो अब वो बोले जो कंपनसेशन होना चाहिए वो इस्लामिक लॉ के अनुसार होना चाहिए या जो सेक्युलर लॉ हमारा है उस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसी पे ये मेन आर्टिकल है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द विल पुट एन एंड टू द डोली डेथ एपी होम मिनिस्टर। डोली डेथ यहाँ पे वो है कि जैसे ट्राइबल एरिया में जो दूर दराज के एरिया हैं वहाँ पे रोड नहीं है, सड़क नहीं है, मानी नदी के किनारे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है, जब डिलीवरी होता है, उस टाइम पे कोई व्हीकल नहीं होता है एम्बुलेंस ले जाने के लिए, तो लोग डोली पे लेके जाते हैं और उसी में बहुत से डेथ हो जाते हैं उस एरिया में, ट्राइबल एरिया में। वही वहाँ के चीफ वो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने, होम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि अब हम चाहेंगे कि कनेक्टिविटी हो, जो प्रोविजन ऑफ व्हीकल है, एम्बुलेंस है, वो प्रोवाइड किया जाए ताकि जो डोली डेथ का केस है वो कम हो सके। तो डोली डेथ वही है। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द ट्रैकोमा एलिमिनेटेड एज द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। तो ट्रैकोमा क्या होता है, दैट इज द आँख से रिलेटेड ब्लाइंडनेस से रिलेटेड एक बीमारी होती है, जिससे आँख में पहले धुंधला दिखने लगता है और धीरे धीरे जो हमारा विजन है वो जाने का चांस होता है। तो ट्रैकोमा को अभी हमने, ट्रैकोमा को हमने पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से हटाया है, लेकिन अभी भी डिजीज है, ऐसा नहीं कि डिजीज नहीं है। जो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से हटा देने का मतलब कि बहुत ज़्यादा होने के चांसेस को हटा दिया है, लेकिन अभी भी वो कॉमन है। और ये जो बीमारियां हैं खासकर जो गंदगी के कारण होते हैं, जैसे हम लोग काला जार पढ़े थे, सेम इज कंडीशन विद द ट्रैकोमा एज वेल। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, दिस विल बी द पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 बेसिक साइंस। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कुछ मेडिसिन जो बहुत एसेंशियल मेडिसिन है उसके रेट्स को 50% इंक्रीज कर दिया है। अगर 100 रुपए था तो उसका रेट 150 रुपए हो गए हैं। तो उसी को लेकर डिस्कशन है, क्यों किया, क्या रीजन था, वो उस पर एनालिसिस है। Then we will see that the move on the madrasas, the alienation of Muslims। तो अभी जो मदरसा को लेके एक्ट बन रहा है और उसको लेके जो हमारे चाइल्ड और ये
कमीशन है, कमीशन टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड राइट, उन्होंने भी कहा है कि मदरसा को फंडिंग बंद हो जानी चाहिए। तो उसी पे एनालिसिस है कि क्या मदरसा को एकदम हम विलीफाई कर देंगे। जैसे ये है कि मदरसा क्यों है, मदरसा कहीं ना कहीं बेसिक एजुकेशन का एक अभी भी माध्यम है। अगर आपने बंद कर दिया तो जो एक मीडियम है वो भी तो हट जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि प्राइमरी एजुकेशन इतना ज़्यादा स्कूल्स बनवा दिए हैं कि मदरसा बंद कर दिए तो सब कुछ कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो उसी को लेके है। और मदरसा का थोड़ी बहुत हिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस है कि मदरसा इंडिया में कब आया, तो थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो हम देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल सी दैट द गाजा वार द ग्लोबल साउथ इंटरवेंशन, गाजा वार चल रहा है और इसमें बात हो रही है कि साउथ का इंटरवेंशन क्या है। साउथ का मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड, और डेवलपिंग वर्ल्ड के लीडर किसको किसको माना जाता है। कहाँ? अच्छा न्यू है वो वाला, नहीं मिला। ओहो अच्छा हाँ। फिर भी ये चल ही नहीं रहा है तो फायदा क्या है। ठीक है तो ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्लोबल साउथ का इंटरवेंशन हो रहा है कि इंडिया एंड चाइना दे आर कंसीडर एज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। और ये क्या जैसे होता है ना कि गाजा में सुरक्षा कौन दे सकता है, अगर डेवलप्ड वर्ल्ड उनके पीछे पड़े हैं तो गाजा एक डेवलपिंग वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है जो फलस्तीन है। तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है ग्लोबल साउथ जिसको कलेक्टिव वे में कहते हैं, इनको उसमें इंटरवेन करना चाहिए ना, जो यूक्रेन में भी हो रहा है। तो अभी तो रास्ता का हालत ये है कि वो डेवलपिंग वर्ल्ड में ही आ गया है, अब डेवलप्ड वर्ल्ड में तो रहा नहीं, वेस्ट वैसे ही उनके खिलाफ है। तो वहाँ पे भी जो हमारा ग्लोबल साउथ है वो सॉलिडारिटी क्यों नहीं दिखा पा रहा है। तो इसमें डिस्कशन है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं, एक इंडिया लीडर है, चाइना है, इनको एक दूसरे से ही थ्रेट है, दोनों आपस में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो एक साथ कैसे बोल सकते हैं, कोई इसी में होता है कि ये अपना नेशनल इंटरेस्ट देखते हैं। जैसे चाइना का इस समय सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, यूएस है। तो अब यूएस इजराइल का साथ दे रहा है तो चाइना फलस्तीन का खुल्लम खुल्ला साथ करेगा, उसके साथ खड़ा होगा अरब वर्ल्ड के साथ। अब इंडिया का है, इंडिया का साथ कौन दे रहा है, इंडिया का जो सबसे क्लोज दोस्ती है किससे है, इजराइल से ही है। फिर यूएस ही सपोर्ट करेगा जब चाइना से युद्ध होगा, क्योंकि दुश्मनी हमारा चाइना से है। तो हम यूएस की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हम गाजा जो युद्ध हो रहा है उसमें हम कहीं ना कहीं हमारा इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स इनकी तरफ दिख रहा है, टूवर्ड्स द दिस इजराइल, ये हम देख रहे हैं। तो इसी पे ये डिस्कशन है। देन वी विल सी दैट द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ओके तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स किस पे है, I forget, cost of the game this is associated with the commonwealth game जो हो रहा है उससे रिलेटेड है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक मिनट देखता हूँ क्या है, व्हाट इज दिस। अच्छा ब्रिक्स का जो अभी डिस्कशन चल रहा है, ब्रिक्स की सबमिट हो रही है, तो वो हम कैसे उसका मतलब ब्रिक्स को फिर से एक टूल यूज कर रहे हैं अल्टरनेटिव टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, तो उस पर ये डिस्कशन होगा। पहला न्यूज से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट न्यूज, ये पॉलिटिकल न्यूज है। कांग्रेस ऑप्ट आउट फॉर द यूपी बाईपोल, यूपी में जो अभी बाईपोल होने वाला है। तो अब इंडिया ब्लॉक की तरफ कौन था, सपा, एसपी, कांग्रेस एंड अदर स्मॉलर पार्टीज। तो ये है कि अब कांग्रेस को 2 सीटें दिया जा रहा था, गाजियाबाद से और आई थिंक सहारनपुर से। तो वो दोनों सीटों पे इन्होंने कहा है कि सपा ही लड़े, हम लड़ने के लिए नहीं तैयार हैं। तो एक अच्छी बात है, इंडिया ब्लॉक का एक तरीके से एक मिलके जा रहे हैं, जो वोट बट जाता था जो भी था। वैसे कांग्रेस अगर वहाँ पे कांग्रेस को एसपी सीट दे भी रही थी तो वोट बढ़ने का चांस नहीं था, लेकिन ये था कि अब एसपी लड़ेगी तो पूरे ताकत से लड़ सकती है, तो इसीलिए हो सकता है उन्होंने अपना विड्रॉ किया है। ये वाला केस आपस में लड़ाई चल रहा है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता था, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि उनके प्रोसीडिंग से ये पता चला है कि इनको पता था तो भी लार्ज नंबर ऑफ द ट्रीज कट हुए हैं, नियर अबाउट मेनी थाउजेंड। तो उसी पे है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग जा सकता है, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था कि आप नहीं काटिए, फिर भी काट दिया, तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगी ना। अभी हमने पढ़ा था ना 129 एंड 142 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, 2 तरीके का, एक सिविल कंटेम्प्ट, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो यहाँ पे तो इन्होंने जानबूझ के विलफुल
डिसओबीडियंस किया है तो सिविल कंटेम्प्ट होगा। 129 क्लियर था ना कि कोर्ट को इसलिए पावर दिया गया ताकि जुडिशरी भी इंडिपेंडेंटली फंक्शन करे, अदरवाइज कोई भी थ्रेट उसको पहुंचा देगा, तो इसीलिए हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोसीडिंग लगाते हैं। आधार की वैलिडिटी को है कि आजकल हर चीज में आधार को कंपलसरी बनाया जा रहा है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आधार ही देखिए, आपके पास और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, और खासकर इसमें जो देखा जाएगा दैट विल बी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जो आप स्कूल छोड़ते हैं तो हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं ना, उसको वही है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का जो है खासकर वही होगा। वैसे भी क्लास 10th का ही मेन लिया जाता है कि क्लास 10th में आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसी को मान लिया जाता है कि यू दैट विल बी कंसीडर एज द ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट सीक रिप्लाई ऑन द नॉन बिलीवर्स। तो एक केस आया है, एक वीमेन थी, सी वाज मैरिड, सी इज द मुस्लिम, लेकिन उन्होंने अभी छोड़ दिया अपना बिलीव करना किसी भी रिलीजन में, तो नॉन बिलीवर बन गई। तो उस पर अब ये है कि जो मुस्लिम का जो लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ लगेगा, और दूसरा है जो सेक्युलर लॉ है, दैट इज द वेयर इज दिस इज द सक्सेशन, इंडियन सक्सेशन एक्ट। होता है ना कि जैसे आप इन द केस ऑफ द डाइवोर्स और इन द केस ऑफ द प्रॉपर्टी किससे जाएगी, किसके पास कितना जाना चाहिए, उसका डिसीजन पर्सनल लॉ से होता है, बट सी इज नॉन बिलीवर। तो इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट से है उससे अब इस पे क्लियरिटी मांगा है कि आप बताइए कौन सा लॉ उस पे इम्प्लीमेंट करा जाए। तो उसी पे अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, देखते हैं कि उस पे क्या डिसीजन आता है। डोली डेथ, ये तो आपको क्लियर हो गया, बट ये डोली डेथ जिस एरिया में, सोचिए क्या हाल है, और इसमें काफी ज्यादा डेथ होता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जहाँ पे भी ट्राइबल एरिया है वहाँ पे ऐसे डेथ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कनेक्टिविटी ही नहीं है, आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे अधिया का केस, कि वहाँ सिर्फ रो दिया तो उठा के गवर्नमेंट ले गई एकदम पूरा वहाँ का। यहाँ पे डेथ हो जा रहा है फिर भी हम रोड नहीं बनवा पा रहे हैं, ये स्थिति है। तो ये डिफरेंस है कि यहाँ पे सबसे क्रूशियल फेज होता है जब आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब डिलीवरी हो रही होती है, सबसे ज्यादा पेन उसी समय होता है टू द वुमेन, उसी समय माना जाता है कि सबसे ज्यादा केयर की जरूरत होती है, और उसी समय बताइए डोली में उठा के ले जाना होता है कि इतना नहीं है कि एम्बुलेंस जा सके, और उनके पास पैसे नहीं है कि उतना जाके शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके रह के वो पे कर सके। तो ये दिक्कत है। ये बहुत कॉमन केस है आपका, हर 4-5 दिन पे ये न्यूज में। कौन सा? दशरथ मांझी तो वो झारखंड में थे ना, बिहार के बिहार या झारखंड के ही थे, जब अनडिवाइडेड। दशरथ मांझी नहीं, अनडिवाइडेड जब था तो बिहार में ही का ही केस है। उसमें ये था कि उनके घर के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ था और उस पार लेके जाना होता था, तो एक तरीके से ऐसे घूम के जाने में 55 किलोमीटर था, और ऐसे सिर्फ 6-7 किलोमीटर था, डायरेक्ट वाली 6-7 किलोमीटर था। तो वही उनकी वाइफ को कभी कुछ गिर गई पहाड़ से, प्रेगनेंसी में ही गिर गई, चोट लगा, तो वो इधर से जाने के चक्कर में, वो भी गाड़ियां नहीं होती थी, तो उसी चक्कर में डेथ हो गया था। अब वो बिहार से है, बिहार और झारखंड वाले बॉर्डर पे ही है, बिहार का। हाँ, तो ये बहुत कॉमन है, आप अपने दूर दराज एरिया में चले जाइए ना, वहाँ पे भी हॉस्पिटलाइजेशन का कंडीशन बहुत खराब है। अभी भी आपको कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे 8-9-10 किलोमीटर तक रोड ही नहीं होता है, लोगों को मतलब साइकिल से या कैसे भी बहुत दिक्कत से वहाँ पे। अभी तो वही है ना कि इस। अच्छा, तो दैट इज द केस, वही तो है ना, बेसिक स्टेट बेसिक सुविधा दे ही नहीं पा रहा है, और बजट हमारा करोड़ों का बना रहे। तो हम जब वर्ल्ड में तीसरी इकॉनमी आने का क्या फायदा, या पांचवा आपका इकॉनमी होने का क्या फायदा, जब आप बेसिक चीजें नहीं दे पा रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ, जान चली जा रही है। तो ये है,
जैसे होता है ना, अभी नहीं हम लोग कह रहे थे अरे हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया इकोनॉमी में, अब हम 5वें पे आ गए, अब हम 30वें पे आ जाएंगे, हो रहा है ना। आप 5वें पे आके क्या कर लिए, हो गया ना कि पर कैपिटा इनकम तो फिर भी उनका आपसे 60 गुना है। जैसे ये कमरा है, इसका एक आदमी अकेले रहता हो और वो 40,000 कमाता हो, ठीक है, और इसमें 20 लोग आके घुस जाए और 2-2 हजार कमाते हो और कहें कि अरे मेरा पर हमारा जो इकोनॉमी है वो 80,000 का हो गया, तो वो अकेले रहना है 40,000 कमा रहा है, वो मच बेटर है ना। आप पॉपुलेशन बढ़ा लीजिए, 2-2 हजार जोड़ के, तो वो तो 40 का 80,000 हो ही जाएगा। तो ये थोड़ी है कि आप कहेंगे अरे हमारा इकोनॉमी दुगुना हो गया, दुगुना नहीं हुआ। पर कैपिटा इनकम में आप आज भी उनसे 40 गुना कम है, और जो बेसिक सुविधाएं हैं वो अनइमेजिनेबल है। वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है, या किसी भी जो राइट्स है कॉमन मैन का, तो वो है ना। आप ऐसे थोड़ी है कि अब लोगों को पता नहीं है तो आप सिर्फ इकोनॉमी काउंट करवा के ये कहें कि हाँ हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया। दिस इज द थिंग। ट्रैकोमा के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज द, अभी इंडिया ने डिक्लेयर किया है कि ये पब्लिक हेल्थ का अब इशू नहीं रहा है। तो ट्रैकोमा जो होता है, दिस इज ड्यू टू द बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम है क्लैमीडिया ट्रैंकोमैटिस। जो बीमारी है दैट इज क्लैमीडिया ट्रैंकोमैटिस। ये मेनली होता है ड्यू टू द पुअर सैनिटेशन एंड पुअर हाइजेनिक कंडीशन। हाइजेनिक एंड सैनिटेशन अगर सही नहीं होता है उसी एरिया में होगा, और सबसे ज्यादा ये यंग चिल्ड्रन एंड वीमेंस को इम्पैक्ट करता है। अगर इसमें मेन क्या होता है कि आई में इरिटेशन होगा, जलन सा होने लगेगा और धुंधलापन आने लगेगा। अगर इसको सही से ट्रीट नहीं किया जाता है तो परमानेंट ब्लाइंडनेस का केस होता है। तो ट्रैकोमा हमेशा अगर मैचिंग आएगा तो ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, और किससे होता है, क्लैमीडिया ट्रैंकोमैटिस से, ठीक है। ये कांटेक्ट से भी एक दूसरे से जाता है। जो बैक्टीरिया है दैट कैन बी, अगर किसी को ट्रैकोमा हुआ है, अगर उसके साथ आप उसका छुआ हुआ चीज यूज कर रहे हैं तो आप में भी ट्रांसमिट होने का बहुत चांसेस होता है। हियर इट इज गिवन दैट ट्रैकोमा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कांटेक्ट ऑफ द आई सिक्रीशन। अगर आई से कुछ हुआ, हाथ ऐसे करा और आपको टच करा, आपने भी आई टच किया, तो ये होने के चांसेस होते हैं। छू हाँ, कंटेगुअस माना जाता है इसको। इसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में रखा जाता है। व्हाट इज मीन बाय द नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज? यहाँ पे है ना नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है कि जो चीजें नेग्लेक्शन के कारण होती है। नेग्लेक्शन क्या होगा कि स्टेट ध्यान नहीं दे रहा है। स्टेट किस पे ध्यान नहीं देगा? अपने ही लोगों पे, नागरिकों पे। तो पुअर हेल्थ, पुअर हाइजीन क्यों होगा कि स्टेट वहां पे सफाई का ध्यान नहीं दे रहा है, घर अच्छा नहीं बनवा रहा है, तभी तो होगा। और खासकर ट्रॉपिकल जो एरिया है वहां पे हम देखते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, खासकर जो वेक्टर होते हैं, जैसे मच्छर हुए, मॉस्किटो, मक्खियां हुई, वो बहुत कॉमन होती हैं। नेचुरली भी वो इसी एरिया में पाई जाती हैं, और ये जितने भी डिजीज होते हैं वो इन्हीं के द्वारा, वेक्टर के द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। हो गया ना, मक्खी आ गई। अब गांव में देखिए मक्खी तो ऐसे दुकानों पे बैठी रहती हैं, मिठाइयाँ उठाइयाँ पे, ये हाल होता है, और वही हम खाते हैं और वहीं से ये ट्रांसमिट होता है। तो दैट इज द केस नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि स्टेट का जो नेग्लेक्शन है टुवर्ड्स द पीपल, इसी के कारण ये होता है। इसके लिए WHO सेफ स्ट्रेटेजी चला रही है, ठीक है। सेफ स्ट्रेटेजी दैट मीन्स द, सेफ में एस का मतलब क्या हुआ, सेफ स्ट्रेटेजी। एस का मतलब हुआ कि सर्जरी, व्हेनेवर नीडेड, सर्जरी करके हम आंख को सही कर सकते हैं। अगर ट्रैकोमा हो गया, इनिशियल स्टेज पे है, तो सर्जरी से ये ठीक हो सकता है, ठीक है। देन ए से क्या हुआ, एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट एंड कंट्रोल द इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। और फिर एफ से क्या होगा, फेशियल क्लीननेस, हमेशा मुंह धोते रहिए, तो नेग्लेक्ट ट्रैकोमा को रोका जा सकता है। और
E, what is meant by the E? Environmental improvement. Environmental improvement, cleanliness, pollution फ्री हो तो भी ये रोका जा सकता है। तो जो WHO इसको चला रही है ट्रैकोमा को हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए, दैट इज द सेफ स्ट्रेटेजी, SAFE स्ट्रेटेजी। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। एस का मतलब होता है सर्जरी टू करेक्ट ट्रीसियासिस, ट्रीसियासिस जो ट्रैकोमा को कहते हैं। ए से एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट एंड कंट्रोल द इंफेक्शन। एफ से फेशियल क्लीनलीनेस एंड ई से इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट। इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस, इन्वायरमेंटल की सफाई, साफ सुथरा इन्वायरमेंट रहे, पोल्यूशन फ्री रहे, तो ट्रैकोमा के केसेस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। WHO एलिमिनेटेड हेल्थ प्रॉब्लम कब देता है? जब 2% से नीचे आ जाए इसका केस, 0.2%, मतलब 1000 में 2 लोगों से भी कम आए तभी तो करेगा। 0.2% का यही मतलब हुआ ना। 2% अगर होता है इसका मतलब 100 में 2, 0.2 का मतलब 1000 में 2। और किस एज में ज्यादा होगा? 15 इयर्स एंड एबव। इंडिया का अगर देखा जाए तो ट्रैकोमा अकाउंट फॉर द 4% ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया। अब यहां पे है कि एलिमिनेटेड टारगेट्स, एलिमिनेशन और इरेडिकेशन में डिफरेंस होता है। एलिमिनेशन का मतलब ट्रैकोमा है, कम लेवल पे है। इरेडिकेशन का मतलब गायब कर दिया है, नहीं है इस एरिया में। जैसे पोलियो है, पोलियो इरेडिकेटेड है, अब कहीं पे भी नहीं देखा जाता है। 2014 में ही हमने डिक्लेयर कर दिया था पोलियो एज द पोलियो, मिशल्स एंड गुनिया वॉर्म इन्फेक्शन, ये सब भी इसी कारण होता है कहीं ना कहीं, जहाँ पे केस होता है इन्वायरमेंटल क्लीनलीनेस का, जहाँ पे कमी होता है। यहाँ पे दिया हुआ है। गुनिया वॉर्म भी अब हमारे पास नहीं है, इसका केसेस बहुत कम हो गया है। गुनिया कैसे होता है? पैरासिटिक वॉर्म के कारण होता है। उसका नाम है ड्रैकुनकुलस मेडिनेसिस। इसमें पता है क्या होगा? जब ये गुनिया वॉर्म इन्फेक्शन में होगा कि आपके अंदर वो वॉर्म जाएगा और आपके पैर और के पास से वो एक पतला सा कीड़े के जैसे निकलता है, काफी लंबा होता है, खींच के निकाला जाता है और वो बहुत दर्द होता है। दैट इज वेरी मच पेनफुल। पहले ये सब कॉमन था, अभी तो इसको इरेडिकेट कर दिया गया है। वो कहीं जाएगा, ब्लिस्टर बनेगा आपका घाव के जैसे, और वहां से वो निकलेगा वॉर्म, और वो वॉर्म बहुत लंबा होता है, वो धीरे धीरे निकलता है, तो उसको खींच खींच के निकालना पड़ता है और वो बहुत इतना इतना लंबा होता है। इसका पिक्चर आप लोग ढूंढिएगा, मैं यहाँ पे लाना भूल गया, वो दिखेगा। तो व्हाट इज द मेन रीजन? ड्रैकुनकुलस मेडिनेंसिस, दिस इज द मेन थिंग। ये सबको इंडिया से हम लोगों ने इरेडिकेट किया। पहले बहुत कॉमन होता था, पहले भी मैं बचपन में देखा हूँ लोगों का, वो निकलता था, वहां बांध देते थे लोग ताकि वहां वो टूटे नहीं, थोड़ा सा वो बाहर आता था तो खींचने में आसानी होती थी। तो दैट वाज द केस। तो इन्होंने यही बताया है कि अभी हमने एलिमिनेट तो कर दिया, लेकिन अभी हमने इसको इरेडिकेट नहीं किया है। और एक खासकर किस एरिया में है? गुजरात, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश के एरिया में दिस ट्रैकोना इज वेरी मच प्रिवलेंट। ठीक है। गवर्नमेंट WHO वाली तो हम लोग चला ही रहे हैं, सेफ स्ट्रेटेजी, और दूसरा हम चला रहे हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ब्लाइंडनेस एंड द विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है। तो इसके अंडर में हम सर्वे एंड डेटा इकट्ठा करते रहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्रैकोमा।
समझ में आ गया क्या क्या चीजें क्यों होता है ये पता होना चाहिए, इससे क्या इम्पैक्ट होता है ये पता होना चाहिए, और अभी हम क्या क्या प्रोग्राम चला रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सेफ स्ट्रेटेजी है जो हम यूज कर रहे हैं टू एलिमिनेट एंड इरेडिकेट ट्रैकोमा। दूसरा इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, व्हाई डिड सेंट्रल गवर्नमेंट सैंक्शन ए 50% हाइक इन द प्राइस ऑफ द कॉमनली यूज्ड ड्रग। ठीक है, तो खासकर जो बीमारियां हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, आस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, बाइपोलर डिसऑर्डर, ग्लाउकोमा, ये जितने भी ये सब काफ़ी इम्पैक्टफुल बीमारियां हैं। इनसे रिलेटेड जो है मेडिसिन उनका हमने 50% इंक्रीज किया है। इसका मेन रीजन है जो उसका इंग्रेडिएंट आता है, जो जिसपे जैसे आप देखते होंगे मैक्सिमम मेडिसिन वाइट कलर का होता है, तो वो जो इंग्रेडिएंट होता है उसको हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ये चाइना से आता है, इंडिया के पास ये नहीं है। अगर चाइना अगर ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स देना बंद कर दे तो इंडिया की हालत खराब हो जाएगी। अब ये आता वहाँ से है, वहाँ उन्होंने इंक्रीज कर दिया है प्राइस। अब जब यहाँ की कंपनी आएगी तो उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि एज पर देयर आर द रूल्स, और रूल्स के अनुसार कोई भी कंपनी जो इसेंशियल ड्रग्स है उसको अपने आप नहीं इंक्रीज कर सकती, क्योंकि ये भी तो हम बैलेंस करना देखेंगे ना कि लोगों का जो एक लेवल है, पेइंग कैपेसिटी है, और जो मेडिसिन का प्राइस है उसमें बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि मेडिसिन के बिना लोगों का डेथ होना स्टार्ट हो जाए। और इसीलिए हमने एक एक्ट है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके थ्रू में हमने बनाया है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये डिसाइड करता है कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं प्राइस फिक्स, और अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो देयर आर द पेनाल्टीज। ठीक है, जैसे इन्होंने दिखाया कि अभी हाल ही में पिछले साल जो पेनाल्टीज लिया है 72 करोड़ इन्होंने पेनाल्टी लगाए थे टू इन सच केसेस जहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने प्राइस सीलिंग से ज़्यादा रखा था। तो जब ये सीलिंग हटाते हैं तभी ये प्राइस बढ़ती है। तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अब हमें सस्टेनेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम खुद मंगा रहे हैं महंगे रेट पे, तो हम सस्ते पे तो बेच नहीं सकते। कोई भी कंपनी घाटा में चलेगी नहीं। अगर मानिए दो ऑप्शन है, एक है कि महंगा है लेकिन अवेलेबल है, ठीक है, तो ये भी गलत बात है क्योंकि मेरी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा दिक्कत ये हो जाएगी कि वो हाई नहीं तो फिर जो कुछ लोग पेइंग कैपेसिटी है वो भी तो नहीं दे पाएंगे। गरीब है जमीन बेच के खरीद तो लेता, अब हाई नहीं तो डेथ हो जाएगी ना। तो ऐसे केस में उन्होंने कहा अभी बंद हो जाए कंपनी ये मेडिसिन लाना, तो और दिक्कत होगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इसका जो सीलिंग लिमिट है वो 50% इंक्रीज किया है। और ये जो हमेशा नोटिफिकेशन आता है, रिवीजन होता है प्राइस का, दैट इज अंडर द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, हर साल रिवाइज करता है एनपीपीए। एक बार लिख लीजिएगा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दिस इज द रेगुलेटरी बॉडी जो डिसाइड करता है प्राइस का, मेडिसिन के प्राइस का। किसके अंडर में ये वर्क करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। जो अथॉरिटी है एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इट्स वर्क अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। केमिकल ही है, केमिकल। अब आपको कंफ्यूजन, एग्जाम में अगर ऑप्शन हो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो प्राइस करता होगा। ऐसा अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आ जाए कि किसके अंडर में ये काम करता है तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर सही होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगा। मिनिस्ट्री पीएमओ आ जाए और एक आ जाए मिनिस्ट्री ऑफ, वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और साइंस का कुछ भी आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि जितना भी मेडिकल से, केमिकल से बना हुआ चीज होता है उसका रेगुलेटरी हमेशा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा। जो मेन एक्ट है जो हम प्राइसिंग करते हैं दैट इज द एक्ट, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। इसी के अंडर में ये ऑर्डर निकालते हैं कि इतना प्राइसिंग होगा आफ्टर द रिवीजन, आफ्टर एवरी ईयर्स। जो भी ईयर्स होता है हर साल इनका वो
प्राइस बढ़ाते हैं कुछ 5% 10% एज पर द होल सेल प्राइस इंडेक्स, जो हमारी इन्फ्लेशन है, लेकिन अभी जो है काफी ज्यादा उसका प्राइस में हाइक हुआ है, इसीलिए 50% हमको बढ़ाना पड़ा है। अब देखिए, अगर ज्यादा बढ़ाना है प्राइस में तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस दिखाना ही पड़ता है, तभी आप जाके प्राइस बहुत हाई लेवल पे रिवाइज करेंगे। तो यही इन लोगों ने दिखाया कि ऑलरेडी जो हमारे आता है इनपुट बाहर से, उसका ही इंक्रीज कर गया है, इसीलिए हमको बढ़ाना पड़ रहा है। क्लियर हो गया? सब्सिडीज देते हैं, सब्सिडीज के बाद भी अगर नहीं हो पाता है तब, और सब्सिडीज का तो फिर भी एक है कि किसी किसी को देंगे ना, जो गरीब है सबको। कंपनीज को अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन, करती तो है गवर्नमेंट, जैसे फर्टिलाइजर का है, किसानों को सबको देना पड़ता है, तो फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट खुद कंपनी को देती है। अब ये गवर्नमेंट का डिसीजन हो सकता है, उनको ऐसा नहीं लगता हो कि वो बैलेंस कर पाएंगे, उनका लग रहा हो कि बजट में उतने पैसे नहीं है, वरना तो करने को तो कर ही सकते हैं, और वही बहुत सी चीज़ों पे वो करते भी हैं। सब्सिडी एंड फंडिंग तो कर रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन ये है कि हो सकता है उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं हो, इसलिए नहीं किया हो, वरना ये तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ये है कि ड्रग्स कई है ना, अब ड्रग्स इसमें 10 ड्रग्स का इन्होंने करा है प्राइसिंग, 10 से ज़्यादा है, तो अब हर चीज़ पे वो देना इनके गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। गवर्नमेंट को ये भी दिक्कत हो जाती है कि फिर करप्शन भी स्टार्ट हो जाता है ना, कि कंपनी अब सस्ते में दे रहे हैं, तो कंपनी क्वालिटी नहीं स्टैंडर्ड मेंटेन करते, उनको लगता है गवर्नमेंट दे ही रही है, ये भी तो हो सकता है। और दूसरी चीज ये भी होती है ना, जैसे गवर्नमेंट जब फंडिंग करने लगती है ना, तो दूसरा चीज ये होता है कि उसका करप्शन इस कंडीशन में होने लगता है कि वो यहाँ से को मतलब हटा के वो दूसरे देशों में स्मगलिंग होने लगते हैं, नेपाल बेचना कर स्टार्ट कर देंगे, भूटान बेचेंगे, बांग्लादेश बेचेंगे। जैसे ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट में उसका 5,000 प्राइस है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे के 3,000 पे कर दी, बांग्लादेश में फिर भी अगर इंटरनेशनल 5,000 है तो 4,500-5,000 होगा। तो कंपनी क्या करेगी, धीरे से लीकेज करा के ये करा देगी नेपाल में। फर्टिलाइजर में ये होता है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है, तो वहाँ महंगा है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, गवर्नमेंट से भी ले लिया, दिखा दिया रिलीज हो गया, और रिलीज करके वो भेज देते हैं नेपाल में और आसपास के जो नेबरहुड कंट्रीज हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि वो इन सब चीज़ों में एंट्री करे। हम्म। जैसे ये जो जन औषधि आरोग्य केंद्र है, वहाँ पे ये है कि मानिए कोई नया मेडिसिन आया तो उस पे पेटेंट होता है, पेटेंट होता है तो एक कंपनी की मोनोपोली होती है, तो वो फिक्स करती है। क्या होता है कि 20 साल बाद पेटेंट हट जाता है, तो वो कोई भी बना सकता है। तो एक ओरिजिनल कंपनी होती है, एक होता है कि जेनेरिक ड्रग, कोई भी मैं भी ले लिया फार्मूला, उनका कॉपी कर लिया, मैं बना के बेच रहा हूँ। तो अगर पेटेंट हटा दिया जाए तो वो प्राइस बहुत कम हो जाता है, क्योंकि पेटेंट का ही मेन होता है। अब यूरोपियन कंपनीज है, वो साइंस एंड टेक रिसर्च में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती है, तो उनको लगता है जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसका जब डिस्कवरी कर दिया तो कमाएंगे ना, तभी तो इन्वेस्टमेंट फिर आगे करेंगे। लेकिन आपको बना बनाया मिल जाए, आपने कुछ उस पर रिसर्च नहीं किया, आपको पहले से खो जाओगे, आपको मिल गया, तो आपको तो सिर्फ बनाना है, तो आपके प्राइस सस्ते हो जाएंगे। तो जितने भी जन आरोग्य औषधि केंद्र है, वहां पे जेनेरिक मेडिसिन है। अब जेनेरिक मेडिसिन पे हमें बिलीव नहीं होता है, हमें लगता है क्या पता असली कंपनी अच्छा बनाएगी, होता सेम है, लेकिन लोगों को बिलीफ नहीं होता है, हम लोग फिर भी सोचते हैं कि वो ज्यादा अच्छा है। जैसे होता है ना कि जो मेन कंपनी होता है, हमें लगता है कि वही वाला ज्यादा है, पर जेनेरिक का भी फार्मूला सेम होता है, डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि उनपे पेटेंट वाला रूल नहीं लगता है, यही रीजन है उनके सस्ता होने का। और कहाँ गवर्नमेंट, ये डॉक्टर्स भी तो नहीं करते हैं, गवर्नमेंट तो कह रही है कि आप जेनेरिक कीजिए, लेकिन डॉक्टर्स पैसे लेके वो जो ब्रांडेड होते हैं उनको देते हैं, और वो डॉक्टर खुद ही डरा, वो अपना ही क्लिनिक से देता है, डॉक्टर खुद भी कमाएगा, वो पता नहीं उन लोगों का कितना कमाने का ये है कि डॉक्टर्स बहुत कमाते हैं। हाँ। हम्म। अच्छा। रथ।
अच्छा, यही है ना। आप किसी भी डॉक्टर के वहाँ जाइए, देखिए वो डॉक्टर लिखेगा भी, फिर अपना रेफर कराएगा, चेक भी कराइए उसी के वहाँ, और मेडिसिन भी उसी की, क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट है। और यहाँ पे ये है कि हमें पता भी नहीं होता है। दाल चावल का रेट कब सबको पता है, नमक कोई अगर 11 का 12 भेजे तो आप फेंक के आ जाएंगे क्या, अरे अरे उस दुकान पे ही हुआ है। लेकिन मेडिसिन हमको नहीं पता है ना, हमें कौन सी दवाई चाहिए, वो तो एक्सपर्टाइज चाहिए। तो इसीलिए हमें लगता है कि अरे ये डॉक्टर है, ये सही लिखा है। आप किराने की दुकान वाले से जाए ना, वो 2 रुपए भी ज्यादा करे तुरंत आदमी नमकीन छोड़ के चला आता है कि अरे 10 जगह है। तो ये दिक्कत है, जहाँ पे आपको एक्सपर्टाइज की जरूरत है, बिलीफ का सिस्टम होता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा नहीं चाहते कि बीमारी है, कुछ भी हो सकता है। नमक और नमकीन में तो आप फिर भी आप बदल सकते हैं, बिस्किट में तो दैट इज द केस। आप जहाँ पे भी चीजें हम कंफ्यूज होने वाले होते हैं, लोग वहाँ पे हमको ज्यादा बेवकूफ बना लेते हैं। एथिक्स नहीं है ना, एक दिन बोल रहा था ना कि जितना भी हमारा नोबेल प्रोफेशन है उसमें सबसे ज्यादा लोग करप्ट आ गए हैं। और आज का जो मोरल, तो लोगों को, हाँ हाँ, य- यही हाँ। अच्छा, दैट इज द केस, वही है कि हम मेन है, हमारे अंदर है वो भेड़ चाल वाली ना, जहाँ भीड़ होती है वहीं हम जाते हैं। सेम वॉज द केस विद द मी। जैसे मेरे अभी एक रिलेटिव है, उनकी वाइफ को दिखाना था, एक हार्ट का कुछ पेशेंट है, तो किसी डॉक्टर के वहाँ लगाए थे। मैं गया वहाँ, बहुत मुझसे बोले कि एक बार जाके नंबर लगा के आना। मैं कहा देखा बहुत भीड़ है वहाँ पे, आप सुबह 5 बजे जाके लगाइए। तो मैंने कहा उससे अच्छा, मतलब एक और मुझे पता चला कि वो बहुत अच्छे हैं उनके वहाँ, मतलब लेकिन वहाँ अभी नए हैं तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो मैंने कहा उनसे करा लीजिए, वो भी तो बहुत अच्छे हैं। तो कहे नहीं नहीं नहीं, ये बहुत नामी है। मैंने कहा, नामी क्या है? वही मतलब जहाँ, और ये डॉक्टर बहुत होशियार होते हैं। उस डॉक्टर के पास मैंने भेजा नंबर लगाने के लिए किसी को, तो वो शाम को गए, शाम को आराम से नंबर लगा सकता है। वो कह सुबह आके लगाना पड़ेगा, ताकि दिखाना है कि लाइन लगता है यहाँ। होता है ना, जब आपको नंबर ही लगाना है तो एक दिन पहले से लो ना, हम आ गए नंबर लगाओ मेरा। तो अगर नहीं, सुबह आना पड़ेगा, यहाँ खड़ा होकर लाइन में लग के लगवाओ। हम्म, वही। ये तो वही है ना, यहाँ पे हम लोगों को ऐसे लोग भी तो कहते हैं अरे वहाँ बहुत भीड़ लगता है, वहीं जाना है। भीड़ देख के लोग जाते हैं, ये बहुत दिक्कत है। वो क्वालिटी नहीं चेक करेंगे कि कहाँ क्वालिटी है कहाँ नहीं। लोग आ रहे हैं मतलब वहाँ पे चीजें अच्छी हैं। लोग तो ऐसे भी, अब जैसे आप ऐसे भीड़ देख के थोड़ी क्वालिटी होती है। ऐसे तो देखा जाए तो सलमान खान के बहुत फैन है, लेकिन एक्टिंग वो करता है, एक्टिंग तो उससे अच्छा नवाजुद्दीन सिद्दीकी करता है। वो करता है ना, उसकी तुलना में एक्टिंग में कोई मैचिंग नहीं है। लेकिन फैन फॉलोइंग देखिए किसकी है। जितने भी तो ये फैन फॉलोइंग जिनकी भी बहुत हाई है, वो एकदम बेकार एक्टर हैं। आप जितना भी देख लीजिएगा सुपरस्टार, और जितने भी नहीं उनको माना जाता है, कोई भी आप ऐसे एक्टर्स को उठा लीजिए जो असली में एक्टिंग करता है। इरफान खान जब थे वो थे, और भी अब बहुत एक्टर थे, नसीरुद्दीन शाह थे। कितना खतरनाक इन लोग की एक्टिंग होती है। इनकी पिक्चर देखिए आपको अलग ही लगेगा, और इनको ही देखिए लगेगा कि ये आर्टिफिशियली कुछ भी कर रहा है, लेकिन फैन फॉलोइंग उनकी है। वही हाल यहाँ पे है, यहाँ पे भीड़ उसकी होती है जो बस नाम चल जाए। अरे ये के मेनन है, बहुत अच्छा एक्टर है, कौन जानता है उसको। उसकी के मेनन से तुलना अगर कर दी जाए, शाहरुख खान, सलमान खान, सबको मिला के भी ये कहीं दूर दूर तक नहीं आएंगे जो कैपेबिलिटी के मेनन की है। बट दे आर नॉट सुपर स्टार, क्योंकि वहाँ फैन फॉलोइंग नहीं है। दैट इज द केस। Okay, now we will see that the move on the madrasas, the alienation of the Muslims. So यहाँ पे मदरसा को लेके काफी 2-3 चीजें हैं। यूपी में एक्ट बना है मदरसा की फंडिंग को लेके। दूसरी बात है कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, उसने सजेस्ट किया है कि मदरसा की जो फंडिंग है वो हटा दीजिए, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप सिर्फ मदरसाज को देख के ये नहीं कर सकते। मदरसा कहीं ना कहीं अभी भी जो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पे एजुकेशन का एक सोर्स है।
मदरसा का जैसे अब जो इमेज बनाया जा रहा है कि अरे वहाँ पे से इस मुस्लिम्स वाली होती है, वहाँ से आतंकवादी पैदा होते हैं। अभी केरला केरला डायरीज कुछ मूवी आई थी ना, कुछ तो आया था, काफी बवाल, केरला स्टोरी। तो इस तरीके के हो गए। अब यही ये राइटर बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारा जो हिंदुत्व विचारधारा है, द आइडियोलॉजी ऑफ द गोलवारकर का है। उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स लिखा था। उन्होंने लिखा था कि बंच ऑफ थॉट्स में गोलवारकर माने जाते हैं, ही वॉज द मेन आइडियोलॉग। उन्होंने ये बुक जो बंच ऑफ थॉट है बहुत फेमस है। आरएसएस इसी के बेसिस पे मेन फंक्शन करता है। हिंदुत्व का मेन है, दो लोग मेन है, एक तो सावरकर, सावरकर का है, और दूसरा है गोलवारकर का। गोलवारकर आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है, और बंच ऑफ थॉट सबसे ज्यादा फेमस बुक है फॉर द राइट विंग आइडियोलॉजी। अब यहाँ पे गोलवारकर ने लिखा कि जितने भी बाहरी रिलीजियन है वो सब इस यहाँ के पैदा हुए रिलीजन के लिए खतरा है। मतलब वो ही वाज ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस बेसिस कि उनको सेकेंड ग्रेड सिटीजन के जैसे ट्रीट करना चाहिए। तो वही ये कह रहे हैं, तो ये तो कुछ इसी तरीके का बात होगा। क्योंकि मदरसा अब अगर देखा जाए तो दैट हैज बीन द मेन फाउंडेशन फॉर द एजुकेशन। जैसे इन्होंने दिया है कि जितने भी, इन्होंने कई एग्जाम्पल दिया है, राजा राम मोहन राय से लेके राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ तक कि जो हमारे ये बहुत अच्छे राइटर प्रेमचंद थे, सब मदरसा में पढ़े थे अपने बेसिक एजुकेशन। पहले मदरसा में कॉमन भी जाते थे, पहले ऐसा नहीं था। मैंने अभी अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है, प्रीवियस जनरेशन, उनसे सुना है कि उन लोगों के भी रिश्तेदार कई जाते थे मदरसा में। जैसे मेरे फादर बताते हैं कि मदरसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए होता था, वहाँ पे हिंदूज भी जाते थे, एक कॉमन एजुकेशन सेंटर माना जाता था। और खासकर 1850 वाले ईस्वी में बहुत ज्यादा था। इब्न बतूता तक आया है, उसने भी इसका जिक्र किया है, मदरसा एज द सेंटर फॉर द एजुकेशन। तो हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ेंगे, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, एंड ही वाज इन द कोर्ट ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक उसको बहुत पहले मान जान करता है, फिर कोई उससे लड़ाई हो जाती है इब्न बतूता से, तो उसको जेल में भी डाला होता है। फिर वापस वो मना लेता है, तो फिर वापस वो काजी बन जाता है। कादी, कादी जो होते हैं, दे आर द जुडिशियल ऑफिसर इनटू द इस्लाम। इब्न बतूता का लिख लीजिए, ही इज फ्रॉम द मोरक्को, और वो किसके में था? मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में था। इब्न बतूता ने ये बताया कि फिरोज शाह जो तुगलक था, वो मदरसाज में वुमेन्स एंड द स्लैव के भी एजुकेशन के पक्ष में था, कि विमेन्स को भी जाके पढ़ना चाहिए इनटू द मदरसाज। मदरसा सिस्टम दिल्ली सल्तनत से ही ये आया था। हाँ, मोरक्को, मोरक्को मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में था वो। ये तो आपको पता होगा, यू मस्ट बी नोइंग दिस। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अभी मदरसा को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि ये कट्टरवादी मुस्लिम विचारधारा का प्रोपोगेंडा फैलाता है, ये यूएस ने फैलाया है। क्योंकि यूएस क्या हुआ कि 1970-80 के दौरान में रशिया जो है, यूएसएसआर, उसने अफगानिस्तान पे आके कैप्चर कर लिया, अपना पपेट गवर्नमेंट बना दिया। अब रशिया एंड यूएस में लड़ाई चल रहा था कोल्ड वॉर में, 1992-91 तक, जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ तब तक वो कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर में ये था कि जहाँ पे रशिया कैप्चर कर लेता था उसके खिलाफ लड़ाके खड़े कर देते थे यूएस। तो जो आज का अलकायदा है, इस अलकायदा को तालिबान जो है, तालिबान को कोई और पैदा नहीं किया था, यूएस से खुद पैदा किया था। यूएसए ने खुद इनको बंदूक दिया, खुद इनके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कराए, ठीक है। अब जब यूएसएसआर जीत गए, यूएसएसआर को भगा दिया तालिबान लड़के। अब क्या होता है कि मैं और कोई मुझे, जैसे आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं, मैं कुछ इस एरिया को कैप्चर कर लिया, तो आपका ये होप रहता है कि मैंने सपोर्ट किया, ये मेरा बात हमेशा माने। मेरा बीच में लगेगा कि मैं भी तो थोड़ा अपने अनुसार बनाऊं। जैसे मैंने वहां लाइन खींच दिया, ये आई मुझे डांटने लगी, अरे ऐसे कैसे खींच दिया, मुझे पूछा नहीं। तो फिर धीरे धीरे मेरे इनके बीच में होगा ना कि अरे ये अपना चलाने की कोई, मैंने भी तो लड़के जीता था, सिर्फ उन्हीं का हेल्प थोड़ी है। तो आपस में दुश्मनी हो जाती है। बाद में जब तालिबान रूल में आया तो यूएस और इनमें खटपट होने लगी इसको लेके कि किस तरीके से चलाया जाए, और बाद में तालिबान यूएस के अगेंस्ट में खड़ा हो गया एकदम। तो फिर क्या हुआ कि तालिबान को
बदनाम करने के लिए जो भी ये मदरसाज इनका एजुकेशन सिस्टम था, तो इन्होंने ही करा कि मदरसाज जो होते हैं इस्लामिक जो भी होता है उसका फंडामेंटलिस्ट, जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, जो कट्टरवादी होते हैं, वो सिखाया जाता है। अब यूएस का हेजेमनी होता है, वो जो बताता है वही हम मानते हैं, ठीक है। तो यूएस हेजेमनी के अंडर में जो तालिबान का जो मदरसाज का है, जो परसेप्शन आम जनता में है वो बदल गया। लेकिन ये राइटर कह रहे हैं कि मदरसाज का कॉन्सेप्ट इतना नया नहीं है। मदरसाज का इंडिया का कॉन्सेप्ट जो ये सल्तनत टाइम था उसके पहले से है, और सल्तनत टाइम या मुगल टाइम मदरसाज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है इनटू द एक्सपेंशन ऑफ द एजुकेशन। सिर्फ वो इस्लामिक चीजें नहीं पढ़ाते हैं, वो नॉर्मल एजुकेशन का भी वो बढ़ावा देते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने आगे ये कहा कि ऑलरेडी जितने भी इंस्टीट्यूशन है या मैं जो भी कोई भी इंसान है उसका राइट टू फ्रीडम टू चूज एनी रिलीजन है। साथ साथ ये भी है कि हाउ कैन आई कैन प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, मैं बढ़ा भी सकता हूँ। मैं यहाँ पे अगर शांतिपूर्व लोगों को इनवाइट करूँ यहाँ आए तो मैं अपने धर्म का बड़ाई कर सकता हूँ कि एक धर्म मैंने चलाया, ये तो मेरा अधिकार है। लोगों को मन करे एक्सेप्ट करें, लोगों को मन करे तो नहीं करें। तो वही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके से मदरसाज का ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट द आर्टिकल 25 जो राइट टू रिलीजन है उसके भी अगेंस्ट में जा रहा है। फिर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि श्री नारायण गुरु जो दलित राइट्स के लिए मूवमेंट चला रहे थे केरला में। श्री नारायण गुरु बहुत फेमस है, आप लोग मॉडर्न इंडिया में पढ़िएगा कि ही वाज वन ऑफ द रिफॉर्मर फॉर द दलित से रिलेटेड जो भी हमारा इशू, इसको लेके इन्होंने बहुत ज़्यादा साउथ में, जैसे पेरियार है, नारायण श्री नारायण गुरु एंड अंबेडकर, ये तीन लोग बहुत टॉप के लीडर आते हैं दलित लीडर में। तो इन्होंने एक कोटेशन दिया था, सर्वमथा सर्वभूम एकम। इसका मतलब ये हुआ कि इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन इज वन एंड द सेम। जितना भी रिलीजन है सब एक ही बात को कहता है और सब सेम बात को करता है, ठीक है। तो इस पे ऐसे भी आ सकता है, द इसेंस ऑफ ऑल रिलीजन इज वन एंड सेम। आप लोग लिख लीजिए, एक ऐसे लिख के लाइए 2-3 पेज का। टॉपिक है एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन इज वन एंड द सेम। जितने भी धर्म हैं उनका क्या होता है, एक ही और सेम मोटिव होता है। हाँ, उद्देश्य एक ही होता है। एक बार इसको ट्रांसलेट करके मैं भेज दूंगा। हाँ, लिखा है, आज सबमिट कर दीजिएगा आप लोग। आपका पेपर चेक हो गया, आप लेके जाएगा। आपका मैं नहीं, आप लोग सबमिट क्या कीजिए, इनका तो काफी अच्छा है, मैं उसको तो पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे भी और लोग उसको देख के कर। अच्छा, मैं दिखा भी देता हूँ। आंसर अभी तो ऐसे ही लिखना है जो दिमाग में चले। अच्छा, आपने ये लिखा है कि नियरली ऑल द मेन कैन स्टैंड एडवर्सिटी बट द टेस्ट ऑफ द कैरेक्टर गिव हिम पावर। टू टेस्ट द कैरेक्टर गिव हिम पावर, यही है ना। तो जैसे आपने अब्राहम लिंकन का कोटेशन से स्टार्ट किया, दैट इज गुड, एकदम रेलिवेंट है। फिर आपने आगे करा है कि जो रियल पावर है तभी पता चलता है कि क्या है। एग्जाम्पल फिर आपने स्टार्ट किया है दैट यू हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्शन फेज, जो पॉलिटिशियन है। तो ये तो आपने ठीक है एग्जाम्पल ये लिखा है, लेकिन ऐसे में तो आर्गुमेंट भी चलता है, बीच बीच में आपको ऐसा आर्गुमेंट भी करना चाहिए था कि ठीक है, ऐसा दुख में भी कई लोगों का कैरेक्टर बदलता रहता है। जैसे होता है ना कि जैसे आप बहुत मजबूर हैं तो आपको कोई लालच दिया कि ये पैसा ले लो, गलत काम कर लो, तो कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं तैयार होते, वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। ये तो बात सही है कि दुख में सबको दुख भी झेलना पड़ता है, लेकिन उसमें भी थोड़ा थोड़ा चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें लिख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे सकते थे कि कितने भी कई चीजें मजबूरी में की जाती हैं, तो वहां पे आदमी नहीं चाहता है पर दुख होता है तो इसीलिए वो चूज करता है। तो इस तरीके की चीजें यू शुड हैव ब्रॉट, ठीक है। फिर एडवर्सिटी में जो है वो आप
ये आज चेक करूंगा, फिर आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो एक तो आपने ये लिखा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यू कैड कुड हैव यूज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिस यूज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी जो है, जैसे आपने ये लिखा है कि जब इलेक्शन में होता है वो जाएगा वोट मांगने तो एकदम हम्बल बन के जाता है, डेवलपमेंट की बातें करता है। और देखिएगा अगर हार जाता है, दुख आ गया, अपोजिशन वाले सारे बोलते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, नहीं होता है। अगर आप जो पावर में आते हैं आप ही अपोजिशन वालों पे केस करना स्टार्ट करते हैं, उठा के जेल में डालना स्टार्ट करते हैं, होता है। तो आप एडवर्सिटी में तो आप सब कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, किसी के खिलाफ कोई भी पुलिस बुलडोजर से गिरा दे तो सब ऑपोजिशन वाले आ जाते हैं, लेकिन सेम अगर पावर में आ जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी बोले तो वो भी थोड़ा बहुत एक्शन तो लेते हैं ना। थोड़ा ऐसा तो है नहीं कि बहुत शराफत से पेश आ जाते हैं, लेकिन ये है कि लेवल अलग अलग होता है। जैसे अभी का जो सिचुएशन है वहां पे आपको क्रिटिसिज्म करने में सोचना पड़ता है 10 बार। जैसे अभी राहुल गांधी का अब जब इनका गवर्नमेंट था तो राहुल गांधी को आप कुछ भी कहिए कभी डर नहीं लगता था कि मतलब कुछ होएगा, मतलब दिमाग में आता ही नहीं था। लेकिन अभी आप थोड़ा भी कुछ ऐसे बोल रहे होंगे तो दिमाग में ये आएगा कि मतलब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आपके घर वाले बोलने लगेंगे कि मत बोलना, मतलब खतरा है। लेकिन पहले जब था तो नहीं लगता था, सामने राहुल गांधी कोई बोले कुछ चला जाता था। मतलब इतना बड़े पोस्ट पे होने के बाद भी लोग नहीं डरते थे, लोग ऐसे ही विरोध करते थे, जो उसको जो मन करता था पोस्ट लिखते थे। रेयर टू रेयर केस में किसी के खिलाफ एक्शन होता था। लेकिन अभी सोच लीजिए, तो दैट इज द केस, वो मैं अलग डिबेट पे ले जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाइवर्सिटी लाना चाहिए था कि क्या क्या होता है, जो होता है वही लिखना था। फिर आपको थोड़ा सा होता है ना कि आप एकदम एंशिएंट हिस्ट्री से लेके आइए कि इंसान जो है एडवर्सिटी से ही जैसे निकला, जंगल उंगल से निकला ना, एडवर्सिटी से घर और बना लिया, सेफ हो गया। लेकिन जब घर और बना लिया तो दूसरे जानवरों को मारना स्टार्ट किया, गायब गायब कर दिए, जनरेशन की जनरेशन। तो और अच्छा लगता है। जैसे आपको ना डाइवर्सिटी लाना है, आपने बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन जो थोड़ा कनेक्टेड वे में लिखना होता है कि आप एंशिएंट हिस्ट्री से कर रहे हैं, फिर आप मेडिएवल और वो सब हिस्ट्री में जा रहे हैं कि जो जितने भी राजा ये सब होते हैं, जैसे कि पहले तो फेस करते थे, खुद राजा बनने के बाद कितना एट्रोसिटीज करा था, तो ये सब एग्जाम्पल में हम ला सकते हैं। फिर डिफरेंट एरिया में भी जाते हैं, जैसे कि साइंस को भी आप ला सकती हैं। जैसे होता है ना कि एक एग्जाम्पल हम लोग 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहे थे कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो आइंस्टीन ने, जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, कौन था उस समय प्रेसिडेंट, बहुत फेमस, रूजवेल्ट, रूजवेल्ट थे। तो रूजवेल्ट को लेटर लिखा कि जर्मनी इस समय एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके पहले आप बना लीजिए, वरना जर्मनी बना दिया तो पूरे दुनिया को तबाह कर देगा, ठीक है। तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था यूएस ने, एकदम तेजी में सारे दुनिया के जितने भी उनके सपोर्टिंग एलाइज थे वहां से साइंटिस्ट बुलाया, एकदम आर्मी की सुरक्षा में उसने स्टार्ट किया और उन्होंने एटम बम बना लिया। जर्मनी बीच में छोड़ दिया, जर्मनी नहीं बना पाया। अब एटम बम बनाया इसलिए कि जर्मनी को रोकना है, उसको तबाही से बचाने के लिए। लेकिन तबाही से बचाने के लिए इनके पास एटम बम हो गया तो जापान पे यही डाले। इन्होंने बनाया इस नाम पे कि मैं तबाही रोकूंगा, जर्मनी गिरा देगा। जर्मनी तो नहीं गिराया, पहला एटम बम तो आप ही ने गिरा दिया, क्योंकि आपके पास पावर आ गया। जब पावर नहीं था तो आपने कहा कि हम शांति के लिए बना रहे हैं। होता है ना कि जब तक नहीं है, लेकिन पावर आ गया तो यूज किसने किया, लाखों लोग मरे। तो ये सब चीजें आपको बदल, डाइवर्सिटी लाने से एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि बहुत एरिया में यू हैव द नॉलेज। एक ही को खींचने से अच्छा कि यू शुड ब्रिंग डिफरेंट थिंग। हर एरिया में आप एग्जांपल ला सकती हैं, जैसे कि पर्सनल लाइफ में भी होता है। जब हम, जैसे आपने मदर इन लॉ, ये, हाँ, तो ये सब एग्जांपल को आप थोड़ा सा और वो क्लियर कट में लिखा होता है स्पेसिफिक वे में कि जो पावर होता है मदर इन लॉ कितने उस तरीके से पावर का यूज करते हैं, जो डॉटर इन लॉ है वो कम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा फीडबैक आपको दिया है, ठीक है। 30 मार्क्स 125, क्योंकि जो बोर्ड लिमिट है वो थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना था, और भी चीजें थी, तो धीरे धीरे होगा 30 नंबर भी, लेकिन लिखा है, दैट इज गुड थिंग, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, आप लोग पेपर सबमिट कीजिए, पेपर को हम लोग इसको स्कैन करेंगे, एक स्कैन कॉपी हम लोग अपने पास रखेंगे, फिर आपका इवेलुएट होगा, उसका भी स्कैन कॉपी हम रखेंगे, टेस्ट होगा, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में दे दिया जाएगा। अगर
मन करे तो हार्ड कॉपी में भी देंगे, लेकिन अब मैक्सिमम टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो आपको सॉफ्ट कॉपी में ही फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोशिश ये है कि वेबसाइट पे भी आपका जो पोर्टल है उस पर ये सब डाउनलोड किया जाए। मैंने बोला है बनाने के लिए कि एक उस पर लिंक बना दें, ताकि जो भी आप कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी हमेशा उस पर रहे, कि आपको भी कभी 2-4 महीने बाद देखना हो तो आप उसको देख सकें, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट, टाइम तो हो गया, थोड़ा थोड़ा और डिस्कस, आधा घंटा में एक्सीड कर गया। 12:30 बजे तक ये क्लास थी ना। देख लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। ये गाजा वाला जो है वही है कि चाइना और इंडिया के बीच में जो लड़ाइयाँ चल रही है, इसमें एक चीज़ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में आपको पता होगा। कहाँ हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? एक दिन डिस्कस किया था। हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड। नीदरलैंड हेग जगह का नाम था, ठीक है। उसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, और एक और कोर्ट का क्या नाम है? क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल, उसका भी सेम है, हेग ही है। ये है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज द पार्ट ऑफ यूएन, वो पार्ट नहीं है, वो अलग से रोम ट्रीटी है उसका वो है, ठीक है, रोम स्टैट्यूट, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम में अभी नंबर ऑफ गेम्स को हटा दिया है। इंडिया का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस 2010 में हुआ था, 101 मेडल जीते थे। अब उस समय नंबर ऑफ गेम्स ज़्यादा थे, अभी नंबर ऑफ गेम्स हटा दिए, सिर्फ 10 को रखा है। तो इसीलिए जो हमारा, और ऐसे चीज़ों को हटाया जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता था, जैसे रेस्टलिंग हुआ, और किसमें इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बैडमिंटन हुआ, टेबल टेनिस, हॉकी, ये सब में इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रहा था, यही सब हटा दिया है। तो ये है ब्रिक्स का सबमिट हमने पढ़ा ही है। दिस इज ऑल अबाउट। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट।